नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोचक सफर पर चलने वाले हैं। मुगल साम्राज्य के 300 सालों का शानदार और उथल-पुथल से भरा इतिहास। एक ऐसे शासक से शुरुआत जिसने सेंट्रल एशिया में अपना सब कुछ खो दिया था और वहां से लेकर इस साम्राज्य के दर्दनाक अंत तक की पूरी कहानी आज हम यहाँ मिलकर समझेंगे। चलिए जल्दी से अपने इस सफर के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, नींव और संघर्ष। दूसरा, विस्तार और स्वर्णिम युग। तीसरा, चरम शक्ति और दरारें। चौथा, साम्राज्य का पतन। और आखिर में अंतिम अंत। 3 सदियों का ये सफर सच में कमाल का होने वाला है। तो पहले भाग से शुरुआत करते हैं, नींव और संघर्ष, बाबर की शुरुआत। कहानी शुरू होती है ज़ाहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर से, एक ऐसा शख्स जिसने सेंट्रल एशिया में अपनी पूरी रियासत खो दी थी, लेकिन उसकी निगाहें अब हिंदुस्तान पर टिकी थीं। एक नया और बड़ा दांव खेलने की उसकी पूरी तैयारी थी। घटनाएं आखिर कितनी तेजी से बढ़ी, इसका अंदाजा इन शुरुआती सालों से ही लग जाता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, ठीक अगले साल 1527 में खानवा की जंग और फिर 1530 में बाबर की अचानक मौत। सिर्फ 4 साल का वक्त था, लेकिन इन 4 सालों ने एक ऐसी ठोस नींव रख दी जिसने आने वाले कई सौ सालों का इतिहास बदल कर रख दिया। 1526 के पानीपत युद्ध का नज़ारा बिल्कुल आसमानी और हैरान करने वाला था। एक तरफ थी इब्राहिम लोधी की विशाल सेना जिसमें हजारों सैनिक और खतरनाक युद्ध वाले हाथी शामिल थे, और दूसरी तरफ थी बाबर की काफी छोटी सेना। लेकिन बाबर के पास कठोर डिसिप्लिन था और उसका सबसे बड़ा गेम चेंजर थी उसकी तोपें। इन तोपों की अचानक आवाज ने लोधी के हाथियों में भगदड़ मचा दी और बाबर ने एक असंभव लगने वाली जीत हासिल कर ली। बाबर की मौत के बाद गद्दी मिली उसके बेटे हुमायूं को। हुमायूं दिल का तो अच्छा था, लेकिन एक शासक के तौर पर उसका शासन काफी अस्थिर था, और उसके ठीक सामने खड़े थे बिहार और बंगाल के बेहद तेज और खतरनाक रणनीतिकार शेर शाह सूरी। चौसा और कन्नौज के युद्धों में शेर शाह सूरी की लाजवाब स्ट्रैटेजी ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया और साम्राज्य ठीक से बनने से पहले ही खतरे में पड़ गया। सालों तक बेघर होकर रेगिस्तान में भटकने के बाद भी हुमायूं ने हार नहीं मानी। एक लंबे एग्जाइल के बाद पर्शिया की मदद से 1555 में उसने वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतनी शानदार वापसी के कुछ ही वक्त बाद वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से बुरी तरह फिसल गया। इस जानलेवा हादसे की वजह से तख्त एक बार फिर खाली हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, विस्तार और स्वर्णिम युग, अकबर का शासन। यहाँ से कहानी अपने अगले और शायद सबसे बड़े अध्याय की तरफ बढ़ती है, जहाँ एंट्री होती है एक ऐसे बादशाह की जिसे विरासत में एक टूटा फूटा और बिखर चुका साम्राज्य मिला था। सिर्फ 13 साल! हैरानी की बात है कि इस छोटी सी उम्र में अकबर के सर पर ताज रख दिया गया। एक बच्चा जिसे अचानक हिंदुस्तान की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। शुरुआत में इस दिलो दिमाग वाले खतरनाक माहौल में उसे पूरी तरह अपने वफादार सेनापति बैरम खान पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरे पानीपत के युद्ध में तो इतिहास जैसे अचानक एक तीर की नोक पर पलट गया। दुश्मन हेमू की सेना लगभग जीत ही चुकी थी, लेकिन तभी एक भटकता हुआ तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। इस एक घटना ने पल भर में दुश्मन सेना की कमान तोड़ दी और अकबर का शासन हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। 1560 तक आते आते अकबर ये समझ चुका था कि सिर्फ तलवार के जोर पर लंबा शासन नहीं चलेगा, दिलों को जीतना बहुत जरूरी है। मालवा, गुजरात और बंगाल जैसी नई जमीनों को जीतने के साथ साथ उसने राजपूतों के साथ कूटनीतिक संधियां और शादियां की और हर धर्म को बराबर का दर्जा दिया। दुश्मनों को अपने वफादार साथियों में बदलने की ये नीति सच में एक मास्टर स्ट्रोक थी। अकबर की इस खुली और आगे की सोच का सबसे बड़ा उदाहरण दीन-ए-इलाही में दिखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी विचारधारा थी जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर संवाद और सद्भावना को बढ़ावा दिया गया। एक मजबूत, शांत और एकजुट साम्राज्य बनाने का ये एक बेहतरीन तरीका था। अब चलते हैं भाग 3 पर, चरम शक्ति और दरारें, कला और युद्ध। नींव अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। इस स्थिरता ने आने वाली पीढ़ियों को साम्राज्य को धन, शक्ति और शान के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाने का मौका दे दिया।
इन दोनों शासकों के दौर को अगर ध्यान से देखें तो जहांगीर और शाहजहां का फोकस बिल्कुल अलग दिशाओं में था। जहांगीर का ध्यान कला और न्याय पर ज्यादा था। उसने न्याय की जंजीर भी लगवाई, हालांकि उसके दौर में असली शक्ति उसकी बेगम नूरजहां के हाथों में रही। वहीं शाहजहां ने बेहिसाब धन, खूबसूरती और आलीशान इमारतों पर जोर दिया, जिसका सबसे खूबसूरत उदाहरण ताजमहल है। लेकिन पर्दे के पीछे प्रशासन और राजकाज में काफी गहरे बदलाव आ रहे थे। शाहजहां के बाद गद्दी का जो अगला बदलाव था वो बेहद क्रूर और रक्त रंजित था। शाहजहां के उस आलीशान दौर को खत्म करके औरंगजेब ने तख्त पर कब्जा कर लिया। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को हराया और पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। शासन करने के तरीके में ये एकदम ड्रास्टिक बदलाव था। औरंगजेब का दौर एक्सट्रीम सख्ती, कड़े अनुशासन और लगातार सैनिक विस्तार का दौर बन गया। भले ही औरंगजेब ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाकर इसका आकार सबसे बड़ा कर दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। उसने राजपूत, मराठा और जाटों जैसे मुख्य गुटों को नाराज कर दिया, जिससे लगातार विद्रोह धड़कने लगे। दशकों तक चलते इन युद्धों ने शाही खजाने को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया था और सेना बुरी तरह थक चुकी थी। 1707 में उसकी मौत के वक्त तक ये विशाल साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। और यहीं से शुरू होता है भाग 4, साम्राज्य का पतन, 18वीं शताब्दी। आइए अब ये देखते हैं कि इस कभी न हारने वाले विशाल सुपर पावर का दर्दनाक पतन आखिर शुरू कैसे हुआ और कैसे इस अंदरूनी षड्यंत्र ने विदेशी आक्रमणों को सीधा न्योता दे दिया। इस पतन का डोमिनो इफेक्ट कुछ ऐसे चला। पहला कदम 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद बेहद कमजोर शासकों का आना। दूसरा कदम 1739 में नादिर शाह का हमला और दिल्ली की पूरी तरह से लूटपाट। और तीसरा कदम 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को हिंदुस्तान में पुख्ता कर दिया। असली ताकत अब मुगल तख्त से हटकर साजिश करने वाले दरबारियों और कॉर्पोरेटों और विदेशी ताकतों के हाथों में जा चुकी थी। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कोई छोटा मोटा हमला या आम सैनिक हार नहीं थी। इस हमले में भयानक कत्लेआम हुआ और सबसे बड़ी बात, मुगलों की शान और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक द पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन उनसे छीन लिया गया। इस घटना ने इस साम्राज्य की मनोवैज्ञानिक रीढ़ को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। आखिरकार कहानी पहुंचती है भाग 5 पर, 1857 और अंतिम अंत, बहादुर शाह जफर। ये कहानी का वो आखिरी अध्याय है जहां 300 साल की इतनी विशाल विरासत सिमटकर सिर्फ एक नाम और एक शक्तिहीन चेहरे तक रह जाती है। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते मुगल बादशाह सिर्फ कागज पर नाम के शासक बचे थे। गद्दी पर थे बहादुर शाह जफर, लेकिन उनकी एक्चुअल ताकत दिल्ली के लाल किले की दीवारों के बाहर थी ही नहीं। पूरा हिंदुस्तान अब तेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त में घिर चुका था। फिर समय आया 1857 का। सिपाहियों के बीच भड़की एक छोटी सी चिंगारी ने एक विशाल विद्रोह, एक क्रांति का रूप ले लिया। इन बागियों ने उस बूढ़े जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता चुना। ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ ये लड़ाई लगभग असंभव थी। ये जानते हुए भी जफर ने इस विद्रोह का चेहरा बनना स्वीकार किया और पल भर के लिए ही सही एक पूरे देश की उम्मीद को फिर से जगा दिया। लेकिन इस युग का जो अंत था वो बेहद दर्दनाक रहा। पहला कदम, अंग्रेजों ने 1857 के इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगला कदम, जफर के बेटों को उनकी आंखों के ठीक सामने मार दिया गया। और आखिर में जफर को रंगून यानी आज के म्यांमार में अकेले मरने के लिए भेज दिया गया। हैरानी होती है ये सोचकर कि एक साम्राज्य जो बाबर की तलवार और हौसले से शुरू हुआ था, वो बहादुर शाह जफर के अकेलेपन और गहरे दुख के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। 300, जी हाँ, करीब 300 साल। ये सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि उन सालों की गिनती है जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, इसकी संस्कृति और इसके इतिहास का नक्शा पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं तो एक सवाल पर विचार करना लाजमी हो जाता है। क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ शासन करने वाला एक राजवंश था या फिर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? उनके दौर की गूंज आज भी हमारी आधुनिक समाज, कला और मुख्य इतिहास में साफ सुनाई देती है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा और इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।